हेलो फ्रेंड्स, डिकोड आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। आज 23 जनवरी है और इस दिन सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे हमारे सरजमीन पर। दोस्तों, साल था 1897। इनकी पैदाइश कटक में हुई थी और 1921 में इन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। बाद में उन्होंने 1921 में ही इस प्रेस्टिजियस नौकरी से रिज़ाइन कर दिया था। रेजिग्नेशन की वजह या जिस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन को चुना था वो ये था कि ही वांटेड टू जॉइन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। उनके पॉलिटिकल गुरु जो थे उनका नाम है चित्तरंजन दास। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बने 1923 में। 1922 में, यहां पे एक रेफरेंस मैं दे रहा हूं, 1922 में हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट हुई थी जिसका नाम है चौरी चौड़ा इंसिडेंट, जिसके वजह से इस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया था, वापस ले लिया गया था यूनानिमसली बाय महात्मा गांधी। इस चीज से नाखुश होकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की एक फॉरवर्ड पार्टी बनाई, क्योंकि इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धांतों के साथ मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद बोस डिसाइडेड टू गो ऑन हिज ओन वे एंड ही एंडेड अप क्रिएटिंग फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर हम इतिहास के कुछ पन्नों को आगे बढ़ें तो 1940 के मार्च महीने में सुभाष बोस ने एक कॉन्फ्रेंस को कन्वीन किया जिसका नाम था एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस। ये रामगढ़ में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने के पीछे दो पार्टीज का योगदान रहा है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक और दूसरा किसान सभा। इस कॉन्फ्रेंस से जो निकल कर आया था तथ्य, इस कॉन्फ्रेंस से जो रेजोल्यूशन निकला था वो ये था कि एक वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर, अ वॉर अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, अ वॉर अगेंस्ट इंपेरियलिज्म। फलस्वरूप इसकी एक डेट भी डिक्लेयर करी गई थी, दैट वाज 6 अप्रैल 1940। अनफॉर्चुनेटली इस डिक्लेरेशन के बाद जब ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, शुरू हो रहा था, तब सुभाष बोस गॉट अरेस्टेड। फिर वहां उन्होंने सत्याग्रह किया, लंबी भूख हड़ताल। इसके दो आउटकम्स निकले। पहला आउटकम, द ब्रिटिशर्स बाय देन अंडरस्टूड दैट अ डेड सुभाष was far more dangerous than an alive Subhash. फलस्वरूप उन्हें हाउस अरेस्ट पर भेजा गया। यह बात है 1941 जनवरी की। अब जनवरी में ही 1941 में सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर ही एस्केप्ड और 26 जनवरी 1941 में ही रीच्ड पेशावर, एक स्यूडो नाम लेकर जिसका नाम था जियाउद्दीन खान, अ ट्राइबल पठान।
इनका उद्देश्य ये था कि हम देश के बाहर, अगर हम ये भारत देश समझते हैं, तो उनका उद्देश्य यह था कि हम देश के बाहर यहां कहीं एक फौज इकट्ठा करेंगे एंड वी विल एंटर इंडिया. इट वाज लाइक टू सप्लीमेंट द इंडियन स्ट्रगल फ्रॉम आउटसाइड. फॉर दिस ही फर्स्ट अप्रोच्ड रशिया. अनफॉर्चुनेटली रशिया ने जब एलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया, दैट डिसअपॉइंटेड बोस. इसीलिए वो जर्मनी में हिटलर की मदद लेने गए. उनको बखूबी पता था हिटलर कैसा है. बस वो एक ही सपना लेकर वहां उनके पास गए थे, एंड दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. यहां उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ मिलकर अपनी एक मुक्ति सेना बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया फ्रीडम आर्मी. ये सारी घटनाएं जर्मनी में हो रही थी, और जर्मनी में पहली बार उन्होंने ये स्लोगन दिया, जय हिंद. इस पूरे एपिसोड के बाद अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जानने के लिए कि उनकी योगदान और क्या थी, और पर्टिकुलरली जर्मनी से और क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी. सबसे पहली बात हम लोगों ने फ्रीडम आर्मी की बात हमने कर ली, जय हिंद के स्लोगन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली. अब हम बात करेंगे उस समय की, जो कि जनवरी 1942 का समय है. ये वो समय था जब वो जर्मनी से, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जर्मनी से वो रेगुलरली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग किया करते थे फ्रॉम बर्लिन. इससे उनका उद्देश्य यह था कि वो अपने इंडियन भाइयों को स्पिरिटेड रख सके, स्पिरिटेड विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम मूवमेंट. लेटर ऑन वो वहां से शिफ्ट करते हैं और वो जाते हैं जापान, जहां पर उन्होंने रास बिहारी बोस से आईएनए का, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लेने वाले थे. लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में बात करें कि आईएनए में जब सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस से चार्ज लेने वहां पहुंचे, तो ये आईएनए का दूसरा फेज था. यानी कि आईएनए में दो फेजेस थे, फेज 1 और फेज 2. दोस्तों, ये जो फेज 2 है, ये एक्चुअली में ये वाला पार्ट है जहां से सुभाष चंद्र बोस आईएनए का चार्ज लेने वाले थे. यानी कि फेज 1 में सुभाष चंद्र बोस नहीं है. द आइडिया जो है, आइडिया ऑफ आईएनए, ये सुभाष जी का नहीं था, बल्कि ये आइडिया था मोहन सिंह का ये आइडिया था. और वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ या ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ना मना कर दिया था. एंड ही डिसाइडेड कि अगर हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो इंडिया के हैं, अगर हम वो जापान से और अन्य देशों से ले लें या डिमांड करें, तो वी कैन क्रिएट आवर ओन आर्मी, जो सिर्फ इस उम्मीद पे या इस वेट पे रहेगी कि जैसे ही इंडिया से कॉल आएगा, दे विल मार्च इनटू इंडिया. ये एक ऐसी एंटी ब्रिटिश आर्मी, एक एंटी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी या बनने की कगार पे थी. दोस्तों, ये बाय द एंड ऑफ 1942 तकरीबन 40,000 मेन वर रेडी इस ऑर्गेनाइजेशन में, 40,000 सोल्जर्स. जापान पूरी तरह से सहयोग कर रहा था. सून आफ्टर समस्या क्या हो गई कि कुछ अनबन हो जाती है बिटवीन मोहन सिंह एंड द जापानीज आर्मी, और फलस्वरूप मोहन सिंह को जापानीज आर्मी अरेस्ट कर लेती है. दिस इज हाउ द फर्स्ट फेज एंडेड. दोस्तों, ये जो सेकंड फेज है आईएनए की, जहां पे हम लोग सुभाष चंद्र जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो ये है कि सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी समय से रास बिहारी बोस अपनी नज़रों में रखे हुए हैं. उनके कारनामों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनकी खबर रखते थे. दोस्तों, रास बिहारी बोस जो हैं वो जापान में 1915 से अपने ग्राउंड्स बना रहे थे. उनका भी यही मोटो ये था कि किसी तरीके से एक पैन एशियन सर्कल बनाया जाए, और ये सर्कल जो बनेगी, इसी के अंतर्गत उन्होंने एक और चीज़ बनाई जिसका नाम था इंडियन क्लब इन टोक्यो. अब दोस्तों, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी बदौलत हम लोग की यही उम्मीद थी, या कम से कम रास बिहारी बोस की यही उम्मीद थी कि किस तरीके से अगेन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके. इंडिया की इंडिपेंडेंस में हम लोग किस तरीके से उसकी स्ट्रगल में सप्लीमेंट कर सके.
द स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद जब ये फर्स्ट फेज इतनी बुरी तरीके से खत्म हुआ तो रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया और ये कहा कि यू टेक द चार्ज ऑफ आईएनए, which Subhash Bose accepted. He accepted. In fact, he was already ready for it. So he happily transferred. और वो जर्मनी से यहां आ गए जापान में। दोस्तों ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारी घटनाएं घट रही हैं 1942 में। उसके बाद लगातार काम पे काम होता रहा, जिसके बारे में इतिहास की किताबों में काफी कम लिखा हुआ है। लेकिन हम अब आगे अगर बढ़ें तो हम ये जानेंगे कि 21 अक्टूबर एक ऐसी डेट है 1943 में दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की घोषणा की, दिट वाज द फर्स्ट फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये घोषणा जो उन्होंने की ये करी गई सिंगापुर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की घोषणा करी गई, और यहीं पे और ये सिंगापुर में उन्होंने ये स्लोगन दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अलग अलग रेजिमेंट्स बनाए थे, उनमें से एक वुमेन्स रेजिमेंट भी थी विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग उस समय, रानी झांसी रेजिमेंट। दिस इज वर्थ मेंशनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का हेडक्वार्टर जो है, आईएनए की जो हेडक्वार्टर थी, उस हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके बर्मा में करा। बर्मा यानी कि रंगून कह लीजिए आप, अभी बर्मा कह लीजिए, वहां पे इन्होंने शिफ्ट किया। यह शिफ्ट जो हुआ दोस्तों, ये जनवरी 1944 में हुआ। और फिर वहीं पे बर्मा में ही इन्होंने एक और स्लोगन दिया जिसका नाम था, या जो थी, चलो दिल्ली। जापानियों ने सुभाष जी को अपना अंडमान और निकोबार का आइलैंड्स भी दिया सो दैट दे कैन यूज इट। इसलिए उनमें से आज एक नाम जो आइलैंड्स का है, उनमें से एक नाम उन्होंने अभी रिसेंटली जो नामकरण किया गया है आइलैंड्स का, उसमें से एक है शाहिद आइलैंड, और दूसरा स्वराज द्वीप आइलैंड। दोस्तों ऑन 6 नवंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को ये दोनों आइलैंड्स जापानियों से मिले थे, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को ये जापानियों से मिला था। अगर हम थोड़ा सा और बड़े इतिहास के पन्नों में, तो अगेन 6 जुलाई 1944 में ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया। और फिर उन्होंने इसी दरमियान आजाद हिंद रेडियो का भी स्थापना किया। आजाद हिंद रेडियो, यहीं से एक्चुअली में उन्होंने गांधी जी को यह टाइटल अर्पण किए थे, और उन्होंने गांधी जी से ब्लेसिंग्स मांगी थी कि दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रादर लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वाकई में ऐसा हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ से कमांड जो कर रहे थे, इट वाज कमांडेड बाय शाहनवाज। शुरुआती तौर पे हम लोगों को काफी सफलताएं मिली इम्फल कैंपेन में। उसके अलावा आजाद हिंद फौज ने मार्च 1944 में दे क्रॉस्ड द बॉर्डर्स ऑफ कोहिमा। दोस्तों ये कोहिमा में जब एंटर हुआ आर्मी, तो ये इंडियन सॉइल पे, या रादर ब्रिटिश इंडियन सॉइल पे ये आ गए। और एक और शख्स का नाम यहां उल्लेख करना बहुत जरूरी है, जिनका नाम ऑलमोस्ट इतिहास के पन्नों में शायद ही किसी को पता है, वो है कर्नल मलिक। नाम याद कर लीजिएगा, कर्नल मलिक। इन्होंने पहली बार जो भारत का फ्लैग था उसको होस्ट किया था भारत की सरजमीन पर, इंडियन सॉइल पे, और ये एक बहादुर ग्रुप को नेतृत्व दे रहे थे। और ये जो इंडियन सॉइल जहां पे ये फ्लैग पहली बार होस्ट की गई, वो जगह का नाम है मोरैंग, MOIRANG, मोरैंग, जो कि मणिपुर में है। और इस फ्लैग की होस्टिंग के बाद जय हिंद और नेताजी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 15 अगस्त
1945 में जापानियों ने सरेंडर किया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फलस्वरूप जो आईएनए को सपोर्ट मिल रहा था वो भी काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्टेड हो गया और फिर इनको भी सरेंडर करना पड़ा और फिर इनकी ट्रायल शुरू हुई रेड फोर्ट पे। और दोस्तों यही वो ट्रायल है जिसके बेसिस पे पूरे कंट्री में ऑल अक्रॉस इंडिया एक वेव सा उठा, वेव फॉर इंडिपेंडेंस, एक रोड सा हो गया पूरे देश में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूटिनी हो गई रॉयल इंडियन नेवी में। और ये तमाम लोग और ये तमाम अलग अलग एरिया से जब ये म्यूटिनीज की खबर सुनने में आने लगी तो यहां अंग्रेजों का इंडिया में रहना और दुश्वार हो गया एंड इंडिया वॉज अबाउट टू गेट इंडिपेंडेंट। दोस्तों बहुत बहुत स्ट्रगल्स के बाद, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुंचने वाले थे, इस ड्रीम को हम लोग अचीव करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज रिपोर्ट हुई थी, हालांकि इस पर बहुत सारा तर्क है कि ऑन 18 अगस्त 1945 में सुभाष बोस की मृत्यु हो गई थी ताइवान में एक प्लेन क्रैश में, एक एयर क्रैश में, जो कि नॉट प्रूवन येट। इनफैक्ट कॉन्फ्लिक्टिंग प्रूव्स ही मिले हैं, which is very unfortunate for a country's hero like Subhash Chandra Bose. So this is where we're going to end this brief discussion on the contributions of Subhash Chandra Bose. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।